दोस्तों अब हम आइसोस्टेसी के एक और इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव पर आते हैं जिसे जोली ने 1925 में प्रेजेंट किया था। जोली का मॉडल खास इसलिए है क्योंकि उन्होंने पहले के कॉन्सेप्ट्स जैसे कि हेफोर्ड और बावी की लाइन ऑफ कंपनसेशन से जो है असहमति जताई थी। हेफोर्ड और बावी ने कहा था कि लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर एक शार्प लाइन होती है जहां सभी क्रिस्टल कॉलम्स बैलेंस में आ जाते हैं, लेकिन जोली ने इस आइडिया को बहुत रिजिड माना। उनका मानना था कि पृथ्वी की क्रस्ट और उसके नीचे का मेंटल इतना सरल नहीं है कि बैलेंस सिर्फ एक ही शार्प लाइन पर अचीव हो। इसलिए जोली ने इंट्रोड्यूस किया जोन ऑफ कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट। इसके अनुसार आइसोस्टैटिक बैलेंस किसी एक डेप्थ पर नहीं बल्कि एक ब्रॉड जोन में अचीव होता है जिसकी मोटाई लगभग 16 किलोमीटर के आसपास होती है। इस जोन में डेंसिटी धीरे धीरे बदलती है और यही ग्रेजुअल वेरिएशन क्रिस्टल ब्लॉक्स के वेट को बैलेंस करने में मदद करता है। जोली का मॉडल एरी के लॉ ऑफ फ्लोटेशन से काफी मिलता जुलता था क्योंकि दोनों ही मानते थे कि माउंटेन्स की हाइट और प्लेन्स की लो एलिवेशन क्रिस्टल थिकनेस और बायोन्सी से एडजस्ट होती है, लेकिन जोली ने एक रिजिड रूट डेप्थ या फिक्स कंपनसेशन लाइन की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि नेचर में चीजें धीरे धीरे ट्रांजिशन करती हैं, इसलिए कंपनसेशन भी एक ग्रेजुअली प्रोसेस है। इस तरह जोली का योगदान ये था कि उन्होंने आइसोस्टेसी को और ज्यादा रियलिस्टिक बनाया। उन्होंने शार्प बाउंड्रीज और फिक्स अजम्पशन को रिजेक्ट करते हुए बताया कि पृथ्वी के अंदर इक्विलिब्रियम हमेशा ग्रेजुअल डेंसिटी चेंजेस के जरिए मेंटेन होता है। तो दोस्तों जोली का कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाता है कि आइसोस्टेसी को समझने के लिए हमें एक फ्लेक्सिबल और डायनेमिक अप्रोच अपनानी होगी। माउंटेन्स और ओशन का बैलेंस कोई सिंगल लाइन पर फिक्स नहीं है बल्कि यह एक जोन में अचीव होता है जहां डेंसिटी स्टेप बाय स्टेप एडजस्ट होती है। दोस्तों अब हम आइसोस्टेसी के एक और रिफाइनमेंट पर चर्चा करेंगे जिसे हाइस्कनन ने 1933 में प्रेजेंट किया। यह मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहले के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एरी का लॉ ऑफ फ्लोटेशन और प्रेट का लॉ ऑफ कंपनसेशन को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। एरी का मानना था कि क्रस्ट की डेंसिटी समान होती है लेकिन उसकी थिकनेस अलग अलग होती है, इसलिए माउंटेन्स ऊंचे इसलिए हैं क्योंकि उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। दूसरी ओर प्रेट ने कहा कि क्रस्ट की थिकनेस तो समान है लेकिन डेंसिटी बदलती है, यानी माउंटेन इसलिए ऊंचे हैं क्योंकि वे हल्के मटेरियल से बने हैं जबकि प्लेन्स और ओशन बेसिन्स भारी मटेरियल से बने हैं। अब हाइस्कनन ने इन दोनों को कंबाइन करके एक ज्यादा रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा कि डेंसिटी वेरिएशंस केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही नहीं होती जैसा प्रेट ने बताया था और न ही केवल थिकनेस वेरिएशन मैटर करते हैं जैसा कि एरी ने बताया था। असल में डेंसिटी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से बदलती है। इसका मतलब यह है कि एक ही क्रिस्टल कॉलम में भी डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती। सी लेवल के पास रॉक्स ज्यादा डेंस होती हैं जबकि ऊंचाई पर मौजूद रॉक्स कम डेंस होते हैं और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती रहती है डेंसिटी जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसका मतलब है कि न सिर्फ क्रिस्टल ब्लॉक्स की थिकनेस इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है बल्कि उनकी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी इस बैलेंस का हिस्सा है। हाइस्कनन का मॉडल इस वजह से ज्यादा कन्विंसिंग माना गया क्योंकि ये जो है नेचुरली रियलिटी को बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। अर्थ की क्रस्ट और मेंटल में ना तो केवल थिकनेस वेरिएशंस काम करते हैं और न ही सिर्फ डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट बल्कि दोनों ही फैक्टर मिलकर आइसोस्टेटिक बैलेंस को बनाए रखते हैं। तो दोस्तों हाइस्कनन का कंट्रीब्यूशन हमें ये सिखाता है कि आइसोस्टेसी एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है। माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स और ओशन बेसिन्स all achieves equilibrium through a delicate combination of crystal thickness differences और density variations। यही रीजन है कि हाइस्कन्स का मॉडल आज भी जियोलॉजी में एक बैलेंस्ड और एडवांस इंटरप्रिटेशन माना जाता है। दोस्तों अब हम आइसोस्टेसी की समझ को और रिफाइन करने वाले हैं। एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल जियोलॉजिस्ट जिसका नाम था आर्थर होल्मस, इसके मॉडल पर हम चर्चा करेंगे। होल्मस जिसे अक्सर फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी कहा जाता है, इन्होंने 1978 में आइसोस्टेसी को एक बहुत ही सिंपल और कन्विंसिंग तरीके से समझाया। उन्होंने इसे इलस्ट्रेट किया 4 अलग अलग क्रिस्टल कॉलम्स के एग्जाम्पल से। होल्मस ने कहा कि अगर हम पृथ्वी की सरफेस के अलग अलग रिलीफ फीचर्स को देखें, जैसे एक ऊंचा प्लेट्यू, एक छोटा प्लेट्यू, एक प्लेन जो सी लेवल पर है और एक ओशन बेसिन जो 5 किलोमीटर गहरा है, तो ये सब अलग अलग दिखाई देते हैं। प्लेट्यू का सरफेस सी लेवल से कई किलोमीटर ऊपर है जबकि ओशन बेसिन का सरफेस सी लेवल से कई किलोमीटर नीचे है। लेकिन जब हम इन अलग अलग ब्लॉक्स की टोटल थिकनेस और डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि मोह डिसकंटिन्यूटी यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री पर कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो हमें एक रिमार्केबल फैक्ट मिलता है। होल्मस ने बताया कि इन सब अलग अलग कॉलम्स का एवरेज प्रेशर एट मोह लगभग इक्वल है, यानी चाहे ब्लॉक सरफेस पर कितना भी ऊंचा या नीचा हो, डीप इनसाइड एट द क्रस्ट मेंटल बाउंड्री इक्विलिब्रियम बना रहता है।
यह बैलेंस इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो ऊंचे ब्लॉक्स हैं जैसे कि प्लेट्यूज वे हल्के मटेरियल से बने होते हैं और उनके नीचे डीप रूट्स एक्सटेंड करते हैं। दूसरी ओर ओशन बेसिन्स जो दिखने में नीचे डिप्रेस्ड होते हैं वे डेंसर रॉक से बने होते हैं और उनके रूट शैलो होते हैं। होल्मस का यह डेमोन्स्ट्रेशन बहुत पावरफुल था क्योंकि इसने प्रैक्टिकली शो कर दिया कि आइसोस्टेसी केवल एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि रियल अर्थ स्ट्रक्चर में मेजरेबल है। चाहे माउंटेन्स हो, प्लेट्यूज हो, प्लेन्स हो या ओशन हो, सबका प्रेशर एट डेप्थ बराबर होता है और इसी बैलेंस की वजह से पृथ्वी मिलियंस ऑफ ईयर तक स्टेबल रहती है। तो दोस्तों आर्थर होल्मस का कंट्रीब्यूशन ये बताता है कि आइसोस्टेसी का प्रिंसिपल हर तरह की टोपोग्राफी पर लागू होता है। हाई एलिवेशंस डीप रूट्स और लाइटर रॉक्स के कारण बैलेंस करती हैं, जबकि लो लाइंग बेसिन्स डेंस मटेरियल और शैलो रूट्स के कारण बैलेंस मेंटेन करती हैं। मतलब कि होल्मस ने हमें सिखाया कि आइसोस्टेटिक बैलेंस एक यूनिवर्सल लॉ है जो कि हर लीफ फीचर को गवर्न करता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे आइसोस्टेसी के एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर जिसे कहते हैं ग्लोबल आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट। अब तक हमने ये समझा कि आइसोस्टेसी एक बैलेंस की स्थिति है जहां अर्थ की क्रस्ट अलग अलग ऊंचाई और डेंसिटी के बावजूद इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है। लेकिन ये बैलेंस एक बार बना और हमेशा वैसा ही रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में आइसोस्टेसी एक डायनेमिक प्रोसेस है जो बार बार डिस्टर्ब होता है और फिर नेचर के फोर्सेस उसे रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सोचिए माउंटेन्स के बारे में। जब बड़े बड़े माउंटेन्स बनते हैं तो उनके नीचे गहरी रूट्स डेवलप होती हैं ताकि वेट बैलेंस हो सके। लेकिन समय के साथ जब इरोजन होता है, बारिश, हवा और नदियां मिलकर इन माउंटेन्स को काटती और घिसती हैं तो उनके ऊपर का वेट कम हो जाता है। जैसे ही ये वेट रिड्यूस होता है, नीचे के रूट्स ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोस्टैटिक अपलिफ्ट। इसका मतलब है कि इरोजन और अपलिफ्ट एक साथ काम करते हैं और अर्थ की सरफेस को इक्विलिब्रियम में रखते हैं। अब ओशन बेसिन की तरफ देखते हैं। नदियां जो मटेरियल माउंटेन से इरोड करती हैं वही सेडिमेंट्स लेकर ओशन बेसिन्स में जमा कर देती हैं। जब ओशन बेसिन्स में ये सेडिमेंट्स अकुमुलेट होते जाते हैं तो उनका वेट जो है बढ़ता रहता है। एक्स्ट्रा वेट पड़ने की वजह से ओशन फ्लोर धीरे धीरे सब्सिडेंस दिखाता है, यानी कि वो नीचे दबना स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोसेस बैलेंस रिस्टोर करने की एक और तरीका है। और दोस्तों तीसरा बहुत ड्रामेटिक एग्जांपल है ग्लेशिएशन। आइस एज में जब कई किलोमीटर मोटी बर्फ कनाडा, स्कैंडिनेविया और दूसरे हाई लैटिट्यूड एरियाज को कवर कर लेते थे तो उनका बहुत ज्यादा वेट क्रश को नीचे की ओर दबाना शुरू कर देता था। क्रश जो है वो लिटरली सिंक कर जाता था क्योंकि बर्फ का वेट बहुत ज्यादा होता था। लेकिन जब क्लाइमेट वार्मर होता है और ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं तो वो जो दबाव है वो हट जाता है। इसके बाद क्रश जो है धीरे धीरे वापस ऊपर उठना स्टार्ट कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्ट ग्लेशियल रिबाउंड। आज भी स्कैंडिनेविया और कनाडा जैसे रीजन में ये अपलिफ्ट चल रहा है क्योंकि पिछली आइस एज लगभग 10,000 साल पहले खत्म हुई थी और क्रस्ट अभी भी अपने बैलेंस को रीगेन कर रहा है। इसके अलावा टेक्टोनिक एक्टिविटीज भी बार बार नया इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं। जब अर्थक्वेक या वोल्केनिक एक्टिविटी क्रस्ट को डिफॉर्म करते हैं या जब प्लेट मूवमेंट्स न्यू माउंटेन्स और ओशन ट्रेंचेस बनाते हैं तो क्रस्ट का वेट डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है। ये जो इम्बैलेंस है टेम्परेरी होता है, लेकिन समय के साथ अर्थ फिर से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो दोस्तों हमें ये समझना चाहिए कि आइसोस्टेसी कोई स्टैटिक या परमानेंट बैलेंस नहीं है। ये एक लिविंग बैलेंस है जो इरोजन, सेडिमेंटेशन, ग्लेशिएशन और टेक्टोनिक एक्टिविटीज से डिस्टर्ब होता है और फिर अपलिफ्ट, सब्सिडेंस और रीबाउंड जैसे प्रोसेसेस से ये वापस रिस्टोर होता है। यही रीजन है कि अर्थ की सरफेस लगातार बदलती रहती है लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बनाए रखती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।